Hello students, now today we start second unit that is also called as electrodynamics. Why it is called electrodynamics? Because in electrodynamics we deal with the electric charge, that is electron is in the state of dynamics, is in the state of motion. So that is why it is called as electrodynamics. In electrodynamics we have two chapters. In the first chapter we deal with electric current, Ohm's law and EMF. तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और डेप्थ में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, उसके फेलियर्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे एंड देन आफ्टर बात करेंगे यहाँ पे हम ईएमएफ्स के बारे में। ईएमएफ ऑफ अ सेल, मतलब किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो आएंगी वो हमारे सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में आएंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को भी कुछ नहीं करना है, केवल स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस कर देना है। बट एनालाइज करने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, कहां फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा डीप में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, देन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ flow of electric charge through any conductor at any cross section is called electric करंट। सिंपली कुछ नहीं है, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी टाइम इंटरवल में, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसी को क्या बोल देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर मैंने क्यू फ्लो कर रहा था कितने टाइम इंटरवल में, टी टाइम इंटरवल में, तो ये आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। अब अगर यूनिट के बारे में बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, तो बेटा चार्ज होता है क्या, कूलम, चार्ज की यूनिट होती है इन कूलम और टाइम की होती है बेटा इन सेकंड। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा कूलम पर सेकंड, या फिर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट बोल दी जाती है एम्पियर। सो ये आ जाएगा बेटा यहाँ से हमारा एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर मैंने कहा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज टी टाइम इंटरवल में फ्लो कर रहा है तो इतना हो गया। अगर मैंने कहा बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल, बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए बात करते हैं तो यही फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन में आ जाता है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, द आई कैन रिटन एज डी क्यू बाई डी टी या फिर डी बाई डी टी ऑफ क्यू, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी या फिर I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। बेटा इतनी बात जो हमने करी है ये क्लास 10th स्टैंडर्ड की बात है, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी डीप या डेप्थ के बारे में बात नहीं करी है टॉपिक की, केवल इतना बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। अब अगर बात करें क्लास 12th में तो बेटा ये होता क्या है यहीं तक नहीं रहेगा, ये कैसे होता है यहां तक हमें समझना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रही है, मेन कॉज क्या है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने का, क्या है वो कन्वेंशनल करंट जिसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। तो इसके लिए बेटा हमने पहले इसको इस तरह से तो समझ लिया। अब कैसे ये आ रहा है सिस्टम में, किस तरह से इंट्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने इसकी पहली वाली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलवेज क्या होती है, जीरो होती है। इस बात पर मैंने कई बार जोर दिया था इन द फर्स्ट यूनिट कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होती है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा ये बात बहुत ध्यान समझने वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में नहीं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आते ही अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगी तो आप कहेंगे सर ये अचानक से क्या डिफरेंस ऐसा आ गया, कोई मैजिक तो है नहीं कि जो वहां पर नहीं और यहां पर है। तो बेटा यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पर कंडक्टर को हम किसी सोर्स के साथ, किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ
क्लोज लूप में कवर कर रहे हैं। दैट मींस यहां पर हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस नहीं कर रहे हैं, रख नहीं रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, फिक्स्ड कर रहे हैं। तो अगर हम किसी कंडक्टर को, देखिए जरा समझिएगा इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट को, कि अगर हमने यहाँ पे कोई कंडक्टर ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने एक कंडक्टिंग रॉड ले ली, ठीक है। अब इस कंडक्टर के दोनों एंड को अगर हमने किसी सोर्स के साथ, किसी पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई कर दिया, मैंने क्या किया, इसके दोनों टर्मिनल्स को किसी सेल के दो एंड टर्मिनल्स के साथ अटैच कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पर इसके दोनों एंड सेल के साथ कनेक्ट है, दैट मींस ये एक लूप फॉर्म कर रहा है, ये क्लोज सर्किट बन गया। अब अगर ये क्लोज सर्किट बन गया तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर लाई करेगी, वो जीरो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अब जरा देखिए क्या हो रहा होगा। अब अगर जरा हम यहाँ पे बात करें तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर मैंने ये कोई कंडक्टर कंसीडर कर लिया, कोई भी नॉर्मल कंडक्टर हमने कंसीडर कर लिया, कॉपर वगैरह सिल्वर वगैरह कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, तो अगर मैंने कोई कंडक्टर ये कंसीडर कर लिया तो जैसे ही इस कंडक्टर को किसी सप्लाई के साथ अटैच करेंगे तो ये सप्लाई का पॉजिटिव और नेगेटिव इस कंडक्टर के अक्रॉस एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर एक फील्ड एस्टैब्लिश कर देगा। मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस्टैब्लिश हो गई। अब कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो नहीं होगी क्योंकि दोनों एंड टर्मिनल क्लोज है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी क्या करते थे, हम टर्मिनल फिक्स नहीं करते थे, हम कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर देते थे। बाहर से फील्ड आ रही थी और उसके थ्रू होकर गुजरने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से इनसाइड द कंडक्टर फील्ड ऑलवेज जीरो हो जाती थी, क्योंकि कंडक्टर के एंड टर्मिनल्स पे अपोजिट पोलैरिटी चार्ज इंड्यूस हो जाता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस नहीं होता, यहाँ पे चार्ज फ्लो होगा। कि हमें मालूम है कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स इन व्हिच देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स lies inside it for the participation in conduction। अगर फॉर एग्जांपल हम ऑन एवरेज बात करें तो किसी कंडक्टर के अंदर नियर अबाउट 10 to the power 29 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब एग्जिस्ट करते हैं। मतलब किसी कंडक्टर के मतलब यूनिट मीटर क्यूब वॉल्यूम में नियर अबाउट 10 to the power 29 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब अगर बात करें हम तो अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लाई कर रहे होंगे यूनिट वॉल्यूम में, तो मैंने कहा इसके अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, दे आर रैंडम। कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लाई कर रहे होंगे, ठीक है। अब बेटा जैसे ही ये एक्सटर्नल फील्ड ई के इन्फ्लुएंस में आएंगे तो आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर लाई कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड ई जो कि सोर्स की वजह से आई है, उसकी वजह से एक फोर्स फील कर रहे होंगे। और वो फोर्स किधर लग रहा होगा, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अपोजिट में फोर्स फील करेगा। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे किस तरफ, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, मैं करंट इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक करंट। दैट मींस द करंट व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन ओनली। दैट मींस वो केवल इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बता रही है, इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो कर रहे हैं, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो यहां पे क्या होगा, ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल मतलब बैटरी का जहां पे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा उस तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। दैट मींस एक इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होने लगेगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन की करंट है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल।
मगर हमने और आपने क्या देखा था अभी तक, जब हमने थर्मो पढ़ी थी, जब हमने यहाँ पर फ्लूइड पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हमने पढ़ा था फ्लूइड, फ्लूइड में क्या देखा था, फ्लूइड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, दैट मीन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, दैट मीन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। दैट मीन्स इसको हम कन्वेंशनली कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जब हीट करंट ली थी, मतलब हीट का फ्लो लिया था, तो वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर से था। जब हमने बात करी थी फ्लूइड करंट की, मतलब फ्लूइड का फ्लो लिया था, तो वो था हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो यहां पर हमें जो इलेक्ट्रिक करंट इंट्रोड्यूस करनी होगी वो भी कहां से कहां होगी, इट मस्ट कंसीडर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर की जाती है, दैट करंट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इसके अपोजिट फ्लो कर रही है। तो हमें कन्वेंशनल करंट किधर कंसीडर करनी होगी, हमें कंसीडर करनी होगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक करंट आई किधर से किधर शो करते हैं हम, ये होती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कन्वेंशनल करंट, क्योंकि ये हमें लेट करनी पड़ती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट के जस्ट अपोजिट है, पहली बात। दूसरी बात, इसको एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से भी देखा जाता है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट को हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंसीडर करते हैं, हम लेट करते हैं, मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है वो पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन में करती है। अब यहाँ पर तो हमें मालूम है कि किसी कंडक्टर के अंदर तो जो फ्री कैरियर्स है, जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केवल, कोई पॉजिटिव चार्ज कैरियर तो होता नहीं, प्रोटॉन तो इनसाइड द न्यूक्लियस होते, तो वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। तो बेसिकली यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है क्या, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर अपनी पोजीशन से मूव करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, तो बेसिकली वो अपनी पोजीशन जहां पे वो प्रीवियसली लाई कर रहे थे वहां पर वो एक वैकेंसी छोड़ते हैं, एक वैकेंट स्पेस छोड़ते हैं, सब इसको लोग कोटर भी बोलते हैं। तो वो जो वैकेंट स्पेस वो जो छोड़ते हैं, वो वैकेंट स्पेस कंसीडर किया जाता है एज इक्वली पॉजिटिव एज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जितना नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही पॉजिटिवली चार्ज उस वैकेंट स्पेस को कंसीडर किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर की नेगेटिविटी निकल गई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बुरे इंसान से बुराई निकाल दो तो वो अच्छा इंसान हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि वो कुछ अच्छा करे, वो बुरा ना करे, अगर वो बुराई छोड़ देता है तो वो अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी, क्योंकि देखो नेचर जो है वो हर जगह सिमेट्री शो करता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, तो समझ लीजिए कि वो जितना नेगेटिव वहां से निकला है वो उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपनी प्लेस से डिस्प्लेस होते हैं तो अपनी नेगेटिविटी लेकर वो कहीं और जाते हैं, और जहां से वो गए हैं वहां पर उतना ही पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट ली जाती है वो उस पॉजिटिवली चार्ज वैकेंट स्पेस की फ्लो की जैसे ली जाती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो वैकेंसी होगी वो इधर से इसके अपोजिट जा रही होगी, दैट मींस वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जा रही होगी। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जाकर भी बात कर ली। काफी हद तक आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है, क्यों इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, और ये कहां से कहां फ्लो करती है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या फिर ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लोज ऑलवेज opposite to the direction of electric field. That means we can say that electric current always flows in the direction of electric field. क्या? Electric current always flows in the direction of electric field. Electric field is a vector quantity. Electric current किसी और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से इसको हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? This one is called as टेंसर क्वांटिटी। क्लास 11 में हमने 3 तरह के टॉपिक्स पढ़े थे, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। स्केलर वो थे जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था। वेक्टर वो थे जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों था। टेंसर वो थे जिनके पास मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी थी, बट द डायरेक्शन इज नॉट देयर ओन, मगर वो डायरेक्शन खुद की नहीं थी, वो किसी और की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे थे, तो उन्हें टेंसर बोल रहे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक करंट
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेंसर क्वांटिटी। बहुत सारी बुक्स में क्लास 12 स्टैंडर्ड तक इसको स्केलर बोल दिया जाता है, बट जब आप इसको थोड़ा सा हायर स्टडीज में समझेंगे तो इसको टेंसर डिफाइन किया गया है, क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर क्वांटिटी मूव करती है। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक करंट। एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला निकाला है उसका बेस एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ऐसे ही। तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा गया है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट टाइम इंस्टेंट, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट इंस्टेंट t is equal to 2 seconds for the given expression of charge, for the given expression of charge q is equal to 60 square minus 3t plus 1 कूलम। तो आपसे इलेक्ट्रिक करंट पूछी गई है 2 सेकंड में, तो आप क्या करेंगे, अभी भी पढ़ा था, we know that I is equal to the rate of flow of electric charge dq by dt, या फिर कह सकते हैं d by dt of q। So this one can also written as d by dt of q। q is 6t square minus 3t plus 1। डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, 6 बाहर करके d by dt of t square minus 3 बाहर हो गया d by dt of t plus d by dt of 1। ये कर देंगे, हो जाएगा 6, ये हो गया 2t माइनस 3 हो गया 1 और ये हो गया 0, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। सो ये हो गया आपका 12t माइनस 3, ये आ गया I दैट इज 20 माइनस 3। आपको निकालना था t इक्वल 2 सेकंड में इलेक्ट्रिक करंट कितनी है। सो क्या करेंगे, I एट t इक्वल 2 सेकंड, 12 t की वैल्यू 2 सेकंड रख दिया माइनस 3, ये आ गया कितना 20 से 24 माइनस 3 दैट इज 21 एम्पियर। ये t इक्वल 2 सेकंड में किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन या क्रॉस करंट आ गई। एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि अगर क्रॉस सेक्शन वेरी करता जाएगा किसी कंडक्टर का थ्रू आउट तो इलेक्ट्रिक करंट जो थी वो वही रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। एरिया ऑफ क्रॉसिंग ज्यादा होने चाहिए, चक्कर में टाइम का वेरिएशन हो जाएगा, तो ऐसे में करंट विल रिमेन सेम। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब जरा थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। अभी मैंने वो बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के अंदर कैसे फ्लो करती है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट बनती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। अब जरा बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में कि क्या जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो क्या उन्हें कोई ऑब्स्टेकल फेस नहीं करना पड़ता, क्या वो इजीली फ्लो करते रहते, क्या उनके रास्ते में कोई बैरियर्स नहीं आते। तो उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर एक टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, क्यों होती है और कैसे कैलकुलेट होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर हम बात करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर चल रहे हैं, उन्हें क्या फेस करना पड़ रहा है ड्यूरिंग द फ्लो। तो बेटा जब कोई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ट्रेवल करता है तो बेसिकली उसको सबसे ज्यादा क्या फेस करना पड़ता है। तो जरा ध्यान रखिएगा, कंडक्टर कोई वैकेंट स्पेस तो है नहीं, कोई हॉलो स्पेस तो है नहीं जहां पे कुछ हो ना। कंडक्टर बेसिकली द कंपोजिशन ऑफ एटम्स होता है, कई सारे एटम्स मिलकर ही एक कंडक्टर को फॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, तो उनके रास्ते में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाई कर रहे होंगे, जिनसे वो क्या कर रहे होंगे, नंबर ऑफ टाइम्स कोलिजन कर रहे होंगे। क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स फील करेंगे, फोर्स से वो एक्सेलरेट होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करना शुरू करेंगे, उनके रास्ते में जो पार्टिकल या एटम आएगा उसे टकराएंगे, टकरा के क्या होगा, फिर रुकेंगे और फिर देखेंगे फील्ड का इन्फ्लुएंस,
फिर से फोर्स फील करेंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे, फिर टकराएंगे। इस तरीके से क्या वो लगातार वो क्या कंटिन्यूअस मोशन कर पा रहे होंगे। देखिए अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर किसी फ्री स्पेस, फ्री मीडियम में होता जहां पे हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रखी होती और उसके बीच में उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया होता तो वो आराम से कंटिन्यूअस मोशन कर रहा होता, उसकी स्टडी करने की हमें खास जरूरत ना पड़ती। नॉर्मली हम फोर्स निकालते और फोर्स एक्सेलरेशन निकलता, इनिशियली अगर वो रेस्ट में था तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते। बट जब वो कंडक्टर के अंदर है तो उसके साथ एक दिक्कत आ रही है कि वो लगातार कोलिजन कर रहा है उसके रास्ते में पड़ने वाले एटम्स और पार्टिकल्स के साथ, जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो एक कंटिन्यूअस मोशन नहीं है। और अगर वो एक कंटिन्यूअस मोशन नहीं कर पा रहा है, दैट मींस वो एक कॉमन वेलोसिटी गेन नहीं कर पा रहा है। ऐसे में जो उसकी रुक रुक के चलने वाला मोशन हो रहा है, ऐसे में जो उसका ड्रिफ्टिंग हो पा रहा है, उस ड्रिफ्टिंग को ही यहाँ पर एक अनदर नेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड। अगर मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं तो केवल ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे, और अगर डायरेक्शन से भी डील कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाते हैं by the connecting, by fixing a source, a cell or battery, then the electrons which are free inside the conductor experiences force, starts motion, and during the motion they continuously strikes with the particles, with the atoms lies in the path, in their path. That is why the continuous velocity cannot attained by the particle, by the electron. They can achieve a drifting, and that drifting is called as drift velocity. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्टेटमेंट लिखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, कैसे वो गेन करते हैं, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग ड्रिफ्टिंग गेन करेगा। तो हम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं वो ओवरऑल बोलते हैं सभी के लिए, सबका इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज निकाल करके। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले इसको स्टेटमेंट में डिफाइन करेंगे, इसके बाद उसको हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन होती है? द फाइनल average velocity attained by the free electrons या फिर conduction electrons, कि free electrons ही conduction participate करते हैं। The final average velocity attained by the conduction electrons inside the conductor, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात हो रही बेटा, इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात हो रही है केवल। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो रहा था? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड उसके दोनों एंड के अक्रॉस फिक्स करी है, उसके इन्फ्लुएंस में जो उसने फोर्स फील किया, जो मोशन हुआ, जिसके मोशन से जो उसने फाइनल एवरेज वेलोसिटी गेन करी है, वो क्या कहलाएगी? उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। तो जैसा कि इसके स्टेटमेंट में लिखा है वही हमें डिराइव करना है। हमें क्या निकालना है? हमें इसकी फाइनल एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब फाइनल एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटीज निकालनी होंगी, फिर उनका एवरेज करना होगा। फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। दैट मींस अगर फाइनल वेलोसिटी v चाहिए तो सबसे पहले मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए u, हमें चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकल आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड फोर्स फील कर रहा था। तो f इज इक्वल टू ma को हम f इज इक्वल टू qe, q क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज f इज इक्वल टू e से कंपेयर करके एक्सेलरेशन निकाल लेना होगा। इसके बाद टाइम, t टाइम जो लग रहा है v इक्वल टू u प्लस at में t टाइम जो लग रहा है वो टाइम क्या होगा? वो टाइम जितनी देर में इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एक्सेलरेशन अचीव करके आगे बढ़ रहा है, जब तक वो नहीं टकराया, टकराने के जस्ट बिफोर तक का जो टाइम होता है उसको यहाँ पे हम एक नाम कहते हैं, एक अलग सा नाम दिया है उसको, रिलैक्सेशन टाइम। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे और एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव करेंगे। जरा देखिएगा ध्यान से। तो अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटीज के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो जरा इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करने के लिए क्या करेंगे? हम फिर से बात करेंगे कंडक्टर के अंदर लाई करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्री मोशन के बारे में। फ्री मोशन मींस रैंडम थर्मल मोशन, क्योंकि हमें मालूम है कि जो रूम टेम्परेचर से जो उसको हीट एनर्जी मिल रही है, थर्मल एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी से भी वो पार्टिकल जो कि फ्री है इनसाइड द कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स
which are ready to move inside the conductor, वो रूम की हीट एनर्जी से, रूम के टेम्परेचर से, थर्मल एनर्जी से क्या करते हैं, लगातार कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। उनके पास रैंडम थर्मल मोशन होता है, और जो एवरेज रैंडम थर्मल मोशन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का इनसाइड द कंडक्टर, जो एवरेज स्पीड वो गेन करते हैं वो होती नियर अबाउट 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड इज क्वाइट लार्ज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। बट जरा देखिएगा क्या हो रहा है, इतनी हाई स्पीड होने के बावजूद भी जब वेलोसिटी के टर्म में बात करते हैं तो वो रिजल्टेंट जीरो आती है। कैसे आती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जरा सुनिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखिएगा, द कंडक्टर, थोड़ा सा वो अप्रोक्सीमेशन जो रिजल्ट्स गिवन होते हैं पहले से ही कंडक्टर के बारे में, जो हमें पहले से पता है ऑलरेडी, उनके बारे में बात करेंगे। द कंडक्टर approximate having 10 to the power 29 number of free electrons in its unit meter cube volume. Free electrons. And the random thermal velocity, speed of electron is approximate 10 to the power 5 meter per second। कुछ इस तरीके की होती है। बट अब यहां से देखिएगा, if initial random thermal velocities of electron, free electrons inside the conductor are U1, U2, U3 and so on UN। ये भी लेट कर लिया हमने कहा, जो n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किए हमने इनसाइड द कंडक्टर, तो उनकी इनिशियल रैंडम थर्मल वेलोसिटीज U1, U2, U3, U4, U5 टिल UN कंसीडर कर ली। कुछ इस तरीके से कंडक्टर ले रखा था। कंडक्टर को कोई सप्लाई नहीं लगा रखी, दोनों ही टर्मिनल्स फ्री हैं। रैंडम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड जो कंडक्टर थे वो, क्योंकि अभी रूम टेम्परेचर से मूव कर रहे हैं, तो जो कि वेलोसिटीज है ये U1, U2, U3 ये सब रैंडम है। दैट मींस कहीं पर भी कोई मूव कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इस तरीके से सब इधर उधर मूव कर रहे हैं विद इनिशियल रैंडम थर्मल वेलोसिटीज। मतलब कि कोई भी गाइडेड मोशन नहीं है, कोई यूनिट डायरेक्शन नहीं है, सब रैंडमली मूव कर रहे हैं। इनकी जो एवरेज रैंडम थर्मल स्पीड आती है वो कुछ नियर अबाउट 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड है। बट एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी की बात जैसे करते हैं वैसे ही वो जीरो हो जाती है, क्योंकि ये सब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, इनका रिजल्टेंट विल बिकम जीरो। But the average random thermal velocity, तो उसको हम लोग U एवरेज बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, दैट इज U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन UN डिवाइडेड बाई N। एवरेज किया है ना, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, मैंने यहाँ पे सब में एरो लगा रखा है। वेक्टरली जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम वेलोसिटी से डील कर रहे हैं, देन ये जीरो आ रहा है, क्योंकि ये सब रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। अगर केवल मैग्नीट्यूड से डील कर रहे थे तो क्या हो रहा था, दे गेन सच अ हाई स्पीड 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। रैंडमली अगर बात करें उनकी स्पीड की, वेलोसिटी की बात ना करें, तो उनके पास बहुत हाई स्पीड है। बट अगर बात कर रहे हैं वेक्टरली, तो वेक्टरली दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, सो द रिजल्टेंट विल बिकम जीरो। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि इनिशियल एवरेज
रैंडम थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, वो हमेशा जीरो होती है। अब बेटा जब हमने इनिशियल वेलोसिटी की एवरेज की बात कर ली, अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कितना फोर्स आता है, कितना एक्सेलरेशन लग रहा है उस पर। अब एक्सेलरेशन हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बेटा सबसे पहला काम हमें सोर्स कनेक्ट करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स को गाइडेड मोशन देना है, यूनि डायरेक्शन करना है। तो जरा देखिए फिर से अब क्या होने वाला है। अब हमने कंडक्टर के दोनों एंड्स को एक सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल से कनेक्ट करते ही क्या होगा, यहां पर ये वीक पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिसकी वजह से एक फील्ड बन जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर लाई कर रहे थे, वो सारे के सारे यूनि डायरेक्शनल हो जाएंगे, सबके सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट कर देंगे। दैट मीन्स लाइफ में गाइडेड होने के लिए कहीं ना कहीं से फोर्स की जरूरत होती है। अगर फोर्स नहीं होता तो आप अपनी लाइफ में रैंडम मोशन करते रहते हो और जैसा रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा फोर्स आपके लिए अच्छा है। तो अब बेटा अगर बात करूं कि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन था तो ये क्या कर रहा था, ये यहां पर एक फोर्स फील कर रहा था। कितना फोर्स फील करेगा, मैंने कहा द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे मोशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, दैट F इज इक्वल टू माइनस ई। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, गाइडेड मोशन, जिससे वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो अभी तो वो केवल मोशन कर रहा था, एक्सेलरेशन तब आएगा जब फोर्स आएगा। सो दिस फोर्स एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा होगा। सो यही F हो जाएगा इक्वल टू एम ए। सो वी कैन से दैट एम ए इज इक्वल टू माइनस ई। सो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गया हमें दैट ए इज इक्वल टू माइनस का ई, कैपिटल ई बाई एम था बेटा यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ए था एक्सेलरेशन गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ई था चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइनस ई एंड कैपिटल ई इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लिया। देखिए इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी विल बिकम जीरो, वो निकाल लिया था हमने। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, माइनस ई बाई एम, ये निकाल लिया हमने। अब बेटा हमें बात करनी है यहाँ पर टाइम से रिलेटेड कि टाइम कैसे यहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन कर रहा है, उसके बाद हम निकालेंगे इसकी फाइनल वेलोसिटीज। अब देखिए टाइम के लिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर, थोड़ा देखिएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रहे थे, तो ट्रैवल करते वक्त लगातार ये नए पार्टिकल्स, नए एटम्स के साथ क्या कर रहे थे, अपने रास्ते में पड़ने वाले एटम्स के साथ कोलिजन कर रहे थे। तो बेसिकली ये एक्सेलरेशन हुआ था इन पर, ये एक्सेलरेशन बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन पर इन पर एक्ट कर पाया, जितनी देर तक ये चल पाए, ट्रेवल कर पाए जस्ट बिफोर द कोलिजन। सो वी कैन से दैट ये एक्सेलरेट हो रहे हैं बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में, जिसमें ये कोलिजन नहीं कर रहे हैं, दो कोलिजन के बीच में जितना ये चल रहे हैं। तो वो जो टाइम इनको मिल रहा है जस्ट बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उन टाइम को यहाँ पर हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। व्हाई इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन, क्योंकि केवल इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो पार्टिकल रिलैक्स्ड है, जिसमें वो मोशन कर रहा है, टकरा नहीं रहा है, किसी से भिड़ नहीं रहा है, कोलिजन नहीं कर रहा है। सो अब यहाँ पर बात करें किसके, रिलैक्सेशन टाइम की। तो सबसे पहले यहाँ हम रिलैक्सेशन टाइम को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में भी डिफाइन करेंगे। तो इसमें क्या था बेटा, बेसिकली व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इनसाइड द कंडक्टर, when electron travels inside the conductor under the influence of external electric field,
it takes very small interval of time in between two successive collisions. This time is called as रिलैक्सेशन। इसी टाइम में वो केवल एक्सेलरेट हो रहा है। सो इफ रिलैक्सेशन टाइम फॉर different electrons, free electrons, are T1, T2, T3, so on Tn, then its average, ये average को यहाँ पे अलग से रिप्रेजेंट कर देने की यूज करेंगे, then its average relaxation time, इसको टाउ से डिनोट कर देते हैं बेटा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। ये टाउ हो जाएगा यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn/n। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम आता है, बट जब हम बात करते हैं पूरे सिस्टम के लिए तो हम उसके लिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या हो जाएगा सारे रिलैक्सेशन टाइम्स का ऑन एवरेज, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। तो आई होप आपको टाइम टी मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। अब हम लोग बात करें सीधा फाइनल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर उसका हम एवरेज कर देंगे। तो अब हम निकालने वाले हैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटीज attained by electrons, एवरेज नहीं किया अभी, केवल अभी वेलोसिटीज निकालेंगे फिर एवरेज करेंगे। attained by electrons, कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E कितनी हो जाएगी बेटा? V U प्लस AT होता है, तो V1 हो जाएगा यहाँ पर U1 प्लस AT1। बेटा एरो जरूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा V2 इज इक्वल टू U2 प्लस AT2, इस तरीके से सो ऑन। nth नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा Vn इज इक्वल टू UN प्लस ATn। अब अगर मैंने कहा इन सारी वेलोसिटीज हमने ऐड कर दिया, then it will become V1 plus V2 plus V3 till Vn। एरो जरूर लगाइएगा, अगर एरो नहीं लगाएंगे बेटा तो मार्क्स आपके जरूर कट होंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम केवल वेलोसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे से मिस्टेक करते हैं। एक्सेलरेशन सबके लिए कॉमन है कि बेटा हमने सबके लिए कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी थी, T1 प्लस T2 so on T। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कंप्लीट इक्वेशन को n से डिवाइड कर दिया, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किए तो उसे डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 Vn/n। ये हो जाएगा हमारा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN होल डिवाइडेड बाई n। ये हो जाएगा हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn होल डिवाइडेड बाई n। टाइम के ऊपर बेटा साइन ना लगा दिए धोखे से ना। ये बेटा हमारी क्या हो गई? ये हो गई हमारी फाइनल एवरेज वेलोसिटी, ये हो गई हमारी इनिशियल एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू 0 निकाल चुके हैं। ये बेटा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ हो जाएगा, तो ये तो 0 प्लस A टाउ, ये क्या हो जाएगा? द फाइनल एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट मींस यही क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी हमारी यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम स्पेस निकाल के इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसको बेटा हम क्या लिखेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग VD से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से VD, इसको पूरे अपने VD लिख दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस A, और ये क्या हो जाएगा पूरा? टाउ। सो VD इज इक्वल टू यहाँ से आ गया बेटा हमारे पास A टाउ।
और a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज माइनस ई बाई एम। सो वी डी कितना हो गया, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया यहां से माइनस का ई बाई एम टाउ। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में बात करेंगे तो माइनस साइन चला जाएगा, एरो चला जाएगा, देन वी डी इक्वल टू आ जाएगा सिंपली ई बाई एम टाउ। ये हो गया ड्रिफ्ट स्पीड और ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई होप आपको आज इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कैसे होती है। और यहाँ पर किसी भी स्टेप में अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो मैं वो क्लियर कर दूंगा। होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेंटर में आपसे बात करूंगा ओम्स लॉ के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।